अमीर सास ने बहू की गरीबी का मजाक उड़ाया। अगले दिन खुद भीख मांगती मिली। धनीपुर गांव में गौरी रहती थी, जिसके पिता रघुनाथ किसान थे और माँ शांता भी उनके साथ खेतों में काम किया करती थी। एक दोपहर गर्मी ऐसी थी जैसे सूरज धरती पर ही उतर आया हो। गौरी खेत से लौट रही थी। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी चक्कर खाकर जमीन पर गिरा है। अगल बगल से लोग निकल रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको उठा नहीं रहा। सब अनदेखा करके चले जा रहे थे। गौरी झटपट दौड़कर उसके पास पहुंची। पापा, आप ठीक हैं? आप यहाँ कैसे गिर गए? पानी, जरा पानी दे बेटी। गौरी ने तुरंत थैले से पानी निकाला और बुजुर्ग के मुंह तक ले गई। लीजिए पानी, धीरे धीरे पीजिए, सांस ले लीजिए पहले। तू कौन है बेटी? मेरा नाम गौरी है, यहीं धनीपुर की रहने वाली हूँ। भगवान भला करे तेरा, वरना आज तो जान ही निकल जाती। उसी वक्त एक नौकर भागता हुआ आया और बूढ़े आदमी को देखकर घबरा गया। सेठ जी, आप यहाँ कैसे गिर गए? सब लोग आपको उस तरफ ढूंढ रहे हैं। नौकर ने सेठ को उठाया। ठीक है बेटिया, चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो बस मानवता थी। यह तो तुम्हारा बड़प्पन है जो मुझे बहुत पसंद आया। सदा सुखी रहो। ये कह के धर्मपाल सेठ चले गए। कुछ दिनों बाद गांव की पागडंडी पर एक बड़ी गाड़ी आई। सारे गांव वाले हैरानी से देखने लगे। तभी कार गौरी के घर के सामने जा रुकी और उसमें से सेठ धर्मपाल उतरे। अरे ओ, ये तो सिंहपुर के सेठ है ना? हाँ वही, लेकिन ये यहाँ क्यों? गाड़ी की आवाज सुन गौरी के पिता रघुनाथ बाहर आते हैं। जी कहिए, किससे काम है आपको? आपके बेटी गौरी ने कुछ दिनों पहले मेरी जान बचाई थी। उसके इस व्यवहार ने मेरा दिल जीत लिया। आज मैं गौरी के लिए अपने इकलौते बेटे राहुल का रिश्ता लेके आया हूँ। ये सुन रघुनाथ के साथ साथ सभी गांव वाले हैरान रह गए। कहाँ धर्मपाल सेठ और कहाँ ये रघु? क्या हो गया है सेठ को? पता नहीं, लगता है सेठ का दिमाग ठीक नहीं है। सेठ जी, वो तो बस इंसानियत के नाते उसने मदद कर दी। हम लोग तो छोटे लोग हैं, हमारा आपका क्या जोड़। देख रघुनाथ, छोटा बड़ा मुझे समझ नहीं आता। मुझे आपकी बेटी का विचार बहुत पसंद आए और मुझे लगता है कि यह मेरे घर के लिए एक अच्छी बहू साबित होगी। इसीलिए अगले महीने की 10 तारीख को मैं बारात लेके आऊंगा। यह रहा शगुन का सामान। सेठ धर्मपाल ने बड़ा सा थाली पकड़ा दिया और कार में बैठ के चले गए। और आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन गौरी शादी करके सेठ धर्मपाल के घर पहुंची। मगर जैसे ही गौरी ने हवेली में कदम रखा, पहली बार उसका सामना हुआ निर्मला देवी से। हम्म, यही है वो गंध जिसे मेरे हीरे जैसे बेटे के लिए चुना गया है। ऐसे शब्दों से स्वागत देख गौरी हैरान रह गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पर इतना जरूर समझ आ गया था कि सास निर्मला देवी इस शादी से खुश नहीं थी। खैर, ऐसे ही महीने बीत गए। गौरी के आते ही निर्मला देवी ने नौकरों की छुट्टी कर दी। अब हवेली में नौकरों की क्या जरूरत, बहू आई है ना, वही करेगी सब। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अब गौरी सुबह 4 बजे उठती। पूरे घर की सफाई, रसोई की तैयारी, पूजा, नाश्ता, फिर दोपहर का खाना और फिर शाम की चाय। दिन भर वो बिना किसी शिकायत के इन्हीं कामों में लगी रहती। एक दिन गौरी नाश्ता बनाने जा रही थी। तभी उसने देखा कि आटा खत्म हो गया। उसने चुपचाप थाली उठाई और भंडार घर की ओर चली गई। अभी वो आटा निकाल ही रही थी कि पीछे से आवाज आई। इतना आटा, अब समझ आया, जरूर तू अपने मायके भेज रही है। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो ये नाश्ता बनाने के लिए ले जा रही थी।
हाय हाय, अब मुझे तो जैसे पता ही नहीं कि कितना राशन लगता है। यही दिक्कत है गरीब घर से बहू लाने में। इतना संपत्ति देख मायके पहुंचाने लगती हैं। काली छाया आ गई बेटे के सिर पर। आप गलत समझ रही हैं माँ जी, और अगर मेरी कोई गलती हो तो बताइए, मैं सुधार लूंगी। अच्छा, अब जुबान चलाने लगी। यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? गौरी जानती थी कि अगर कुछ बोलेगी तो बात और बिगड़ जाएगी, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। शाम को जब राहुल काम से लौटा तो निर्मला देवी बहू की शिकायत लगाने बैठ गई। तुम्हारी बीवी दिन भर जैसे राज करती है इस घर में। कुछ कह दो तो रूठ कर बैठ जाती है। अब तो बात बात पर आग दिखाने लगी है। अब आज का ही देख लो, आटा चुरा के अपने मायके भेज रही थी। वो तो भला हो मेरा कि मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना एक दिन पूरा घर ढो ले जाती। राहुल थोड़ी देर माँ की बात सुनता, फिर चुपचाप कमरे में चला जाता। राहुल जानता था कि माँ गौरी को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन गौरी दिन भर किस तरह के ताने सुनती रहती है, इसका उसे खूब अंदाजा था। माँ की बातों का बुरा मत मानना, उनका स्वभाव ही ऐसा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें, लेकिन उनके मन में मेरे लिए इतनी नफरत है कि अब लगता ही नहीं कि वो मुझे कभी भी अपना पाएंगी। कुछ महीने और बीत गए। गौरी हर दिन की तरह अपने कामों में लगी रहती और निर्मला देवी का ताना जारी रहता, लेकिन अब इन चीजों की उसे आदत सी हो गई थी। इसी बीच एक दिन राहुल सीधे ड्राइंग रूम में आया और फोन पर चीख पड़ा। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो भानु? तू तो मेरे पापा का सबसे भरोसेमंद आदमी था। 50 लाख का घोटाला, सब कुछ लूट लिया तूने। गौरी आवाज सुन के अंदर से दौड़ती हुई आई। क्या हुआ राहुल जी? राहुल ने सिर पकड़ लिया और सोफे पर धंस गया। पापा के बिजनेस में घोटाला हो गया गौरी। हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डूब गया। सारा पैसा सब चला गया। सेठ धर्मपाल दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। क्या? अब व्यापार डूब गया? इतना कहते ही वो चक्कर खाकर गिर पड़े। राहुल उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागा, लेकिन हमें अफसोस है, सेठ साहब को ब्रेन हैमरेज हुआ था। हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुन पूरे घर में मातम छा गया। इसके बाद निर्मला देवी की नफरत गौरी के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। मैं ना कहती थी, ये बहू लक्ष्मी नहीं दरिद्रता ले आई है। तेरे कदम पड़े और घर में अभिशाप घुसाया। क्या कह रही हो माँ? ऐसा कुछ नहीं होता। तू विदेश का पड़ा, तुम्हारा दिमाग भी विदेशी हो गया है। देख राहुल, अगर इस घर को बचाना है तो तू इस कुलक्षणी को छोड़ दे, नहीं तो पूरा खानदान डूब जाएगा। ये सुन के मानो गौरी के सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। माँ, गौरी मेरी पत्नी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ठीक है, तू नहीं छोड़ सकता ना, तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ अपने बड़े बेटे और बहू के पास। तुझे माँ की कोई कद्र ही नहीं है। पता नहीं इसने क्या जादू किया है कि इसके आगे कुछ नजर ही नहीं आता। ये कहते हुए उन्होंने अपना बैग उठाया और बड़े बेटे विनोद और बहू रीना के पास चली गई। पहले पिताजी हमें छोड़ के चले गए और अब माँ नाराज होकर चली गई। ऐसा लग रहा है कि मैंने सब खो दिया। व्यापार डूबने के बाद घर की हालत बहुत तंग हो गई थी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो घर का खर्च चला सके। इसी बीच उनके पास नोटिस आया कि उन्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। इसके बाद उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया, लेकिन हर महीने का किराया और घर का खर्च चलाना दोनों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष बन गया था। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए गौरी ने एक सिलाई सेंटर खोल ली, जहां वो महिलाओं को सिलाई सिखाने लगी। लोगों ने उसके काम को खूब पसंद किया
और धीरे धीरे सीखने वालों की संख्या बढ़ने लगी। उधर राहुल ने भी अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और अपना व्यापार दोबारा शुरू किया। धीरे धीरे उनके दिन बदलने लगे और जीवन फिर से पटरी पर आ गया। आज राहुल ने एक नई कार ली थी, जिसे देख गौरी ने कहा, क्यों ना सबसे पहले इस कार से हम मंदिर चले। नई शुरुआत ईश्वर का आशीर्वाद लेकर करनी चाहिए। बिल्कुल सही। चलो हमारे छोटे शेर को भी साथ ले चलते हैं। गौरी ने अपने 1 साल के बेटे को लिया और कार से मंदिर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक रेड सिग्नल आया, जहां राहुल ने गाड़ी रोक दी। तभी कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। गौरी ने खिड़की की ओर देखा और झट से शीशा नीचे किया। बेटिया, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। ये आवाज सुन गौरी के हाथ कांप गए। उसने उस औरत को ध्यान से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, और फिर उसकी सांस अटक गई। माँ जी? राहुल ने चौंक कर देखा। गौरी, क्या कह रही हो? गौरी कार से उतरी, उस बूढ़ी औरत की बाहों को पकड़ लिया। माँ जी, ये आप है ना? आप यहाँ कैसे? इतने में राहुल भी कार से उतर आया और अपनी माँ को इस हालत में देख उसके होश उड़ गए। माँ, आप तो भैया के घर गई थी, फिर यहाँ कैसे? अपने बहू बेटे को देख निर्मला देवी फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहा, बेटा, विनोद और रीना ने मुझे रख तो लिया, पर मैं उनके लिए बोझ बन गई थी। बहू दिन रात ताने देती और मुझसे नौकरों की तरह काम कराती थी। एक दिन मैं उसकी साड़ी प्रेस कर रही थी, गलती से वो जल गई। उसके बाद उसने मुझे खूब मारा और घर से निकाल दिया। तब से मैं भीख मांग के अपना गुजारा कर रही हूँ। लेकिन माँ जी, आप हमारे पास क्यों नहीं आई? किस मुंह से आती और क्या कहती कि तुझे छोड़ के जिस बहू के पास गई थी, उसने मेरे साथ इतना अत्याचार किया। शायद ये मेरे पापों की सजा थी, जो मैंने तुम्हारे साथ किया। भगवान ने उसका मुझे बदला दिया है। मुझे माफ कर दो बहू। निर्मला देवी हाथ जोड़ के माफी मांगने लगी। अरे माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, ऐसे माफी मत मांगिए। ये हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठे तो ही अच्छा लगता है। चलिए माँ, घर चलते हैं। आपके बिना हमारा घर कब से अधूरा है। इसके बाद निर्मला देवी कार में बैठ के चली जाती है और सब हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।